प्यारे बच्चों, वीडियो की इस कड़ी में हम आपको लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर के बारे में बताएंगे, जिसमें हमको इतने टॉपिक के बारे में बताना है। लाइन से लेकर के और अंत में पैरेलल लाइन्स एंड ट्रांसवर्सल, कुल 8 टॉपिक हैं। 8 के बारे में हम आपको क्रम से बताएंगे। सबसे पहले हम लाइन पर चलते हैं। लाइन क्या है? लाइन इज ए शेप which has endless length but no breadth and no thickness। अर्थात लाइन एक ऐसी आकृति है जो लंबाई में अनंत होती है, एंडलेस लेंथ होता है, उसमें कोई अंत नहीं होता है, लेकिन उसमें ना तो ब्रेथ होता है, ब्रेथ मतलब चौड़ाई, और ना ही थिकनेस अर्थात मोटाई होती है। लाइन की ना तो कोई चौड़ाई होती है ना मोटाई होती है, लेकिन लंबाई में वो अनंत होता है, उसका कोई अंत नहीं होता है। इसीलिए हम जब लाइन को खींचते हैं तो इस प्रकार एक सीधी लाइन, सीधी रेखा खींच करके और दोनों तरफ एरो लगा देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों तरफ इसका विस्तार अनंत तक है। ये आपका लाइन हो गया। आप लिखना चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं, हमने जो बोला है उसको आप लिख सकते हैं। ये लाइन इज ए शेप which has endless length but no breadth and no thickness। और हिंदी में आप लिखेंगे, लाइन को रेखा बोलते हैं। रेखा वह आकृति है जो लंबाई में अनंत होती है, लेकिन उसमें ना तो चौड़ाई होती है और ना मोटाई होती है। लाइन की इस परिभाषा को देखते हुए हमें जब भी लाइन खींचना हो तो हमें बारीक पेंसिल का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि पेंसिल मोटी होगी तो उसमें कुछ चौड़ाई आ जाएगी, तो लाइन की जो वास्तविकता है वो एक प्रकार से गायब हो जाएगी। तो ये रहा लाइन की डिफिनीशन। अब लाइन के बाद में रे क्या है? रे इज ए पार्ट ऑफ लाइन which has initial point but its final point is not decided। रे के बारे में, रे इज ए पार्ट ऑफ लाइन। जैसे इतना काट दिया हमने, तो यहां से इसकी शुरुआत हो गई, ये इसका इनिशियल पॉइंट हो गया, और इधर साइड में ये चल रही है, दूसरी साइड में इसका कोई अंत नहीं है, अर्थात इसका फाइनल पॉइंट डिसाइड नहीं है। तो हम रे के बारे में इस प्रकार से बोल सकते हैं, रे इज ए पार्ट ऑफ लाइन which has initial point but its final point is not decided। अर्थात रे को हम हिंदी में किरण बोलते हैं। किरण रेखा का एक भाग है जिसका आदि बिंदु होता है। इनिशियल पॉइंट मतलब शुरुआत तथा आदि बिंदु तो होता है, लेकिन इसका अंत निश्चित नहीं होता है। ये आपका रे हो गया।
फिर से एक बार आप सुन लें हिंदी में। रे अर्थात किरण, किरण रेखा का वह भाग है जिसका आदि बिंदु तो निश्चित होता है लेकिन अंत बिंदु निश्चित नहीं होता है। तो इसी प्रकार से हम किरण को दिखा सकते हैं। हम चाहें तो इधर से भी ऐसे भी दिखा सकते हैं, इधर आप जो है नोक लगा दीजिए, ये आपका इनिशियल पॉइंट हो गया, या ऐसे आप दिखा सकते हैं, इसको ऐसे कर दीजिए और ये आपका इनिशियल पॉइंट हो गया। तो हर स्थिति में इसका इनिशियल पॉइंट यानी आदि बिंदु जो है ये निश्चित होगा लेकिन फाइनल पॉइंट इसका निश्चित नहीं होगा। अब तीसरा नंबर आता है लाइन सेगमेंट का। ये भी लाइन का ही पार्ट है। लाइन सेगमेंट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ लाइन which has both end points, यानी दोनों एंड पॉइंट जिसके निश्चित होते हैं वो लाइन सेगमेंट होता है। ये आपकी लाइन हुई और इसमें एक पॉइंट यहाँ ले लीजिए, एक पॉइंट यहाँ ले लीजिए, ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब ए भी एक लाइन सेगमेंट हो गया। इसको इधर से काट दीजिए और इधर से भी काट दीजिए। ए भी हमारा लाइन सेगमेंट है, यानी लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ लाइन whose initial and final both points are decided। अर्थात लाइन सेगमेंट को हम हिंदी में रेखाखंड बोलते हैं। रेखाखंड को हम इस प्रकार से परिभाषित करेंगे। रेखाखंड रेखा का वह भाग होता है या रेखा का एक भाग होता है जिसका आदि और अंत दोनों बिंदु निश्चित होता है। फिर से एक बार, लाइन सेगमेंट अर्थात रेखाखंड रेखा का एक भाग होता है जिसका आदि और अंत दोनों बिंदु निश्चित होता है। तो इस प्रकार से हमने आपको लाइन सेगमेंट बता दिया। अब इस परिभाषा के आधार पर प्रत्येक लाइन सेगमेंट की एक निश्चित लंबाई होती है। अगर ए और बी पॉइंट फाइनाइट है तो उसकी लेंथ भी फाइनाइट होती है। जैसे हम स्केल से 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर, 5.6 सेंटीमीटर आदि लेंथ की जो रेखाएं खींचते हैं वो वास्तव में रेखाखंड ही होते हैं, लाइन सेगमेंट ही होते हैं। तो लाइन सेगमेंट मैंने आपको बताया। अब उसके बाद में कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स की डिफिनीशन इस प्रकार से होती है, when two or more points lie on a same line then they are called collinear points। फिर से एक बार, when 3 or more points मतलब 3 या 3 से अधिक पॉइंट lie on a same line then they are called collinear points। हिंदी में कोलिनियर पॉइंट्स को हम संरेखीय बिंदु कहते हैं। संरेखीय बिंदु की परिभाषा इस प्रकार से होती है, 3 या 3 से अधिक ऐसे बिंदु जो एक ही लाइन पर स्थित होते हैं, यानी एक ही रेखा पर स्थित होते हैं, तो उन्हें संरेखीय बिंदु कहते हैं।
या उनको संरेख कहा जाता है। फिर से एक बार आप देखें, जब तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित होते हैं तो ऐसे बिंदुओं को हम संरेखीय बिंदु या संरेख कहते हैं। उन बिंदुओं को हम संरेख कहते हैं। संरेख मतलब जो एक ही रेखा पर स्थित है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, ये आपकी लाइन है, यहाँ पर x, y और z, ये तीन बिंदु हैं जो एक ही लाइन पर हैं। इसका मतलब हुआ x, y और z संरेख हैं, या x, y एंड z आर कोलिनियर। इंग्लिश में हम बोलेंगे x, y एंड z आर कोलिनियर। हिंदी में बोलेंगे x, y और z संरेख हैं। तो हमने आपको कोलिनियर पॉइंट्स बता दिया। अब देखिए, अगर ये तीन पॉइंट x, y, z कोलिनियर हैं इसी क्रम में, तो इसके लिए आवश्यक है, एक प्रतिबंध है, लेंथ एक्स वाई प्लस लेंथ वाई जेड इक्वल टू लेंथ एक्स जेड होना चाहिए। यदि एक्स वाई जेड जैसा चित्र में दिखाई दे रहा है संरेख है, तो इसके लिए कंडीशन है कि लेंथ एक्स वाई मतलब लेंथ ऑफ एक्स वाई प्लस लेंथ ऑफ वाई जेड इक्वल टू लेंथ ऑफ एक्स जेड। यानी एक्स वाई के बीच की दूरी प्लस वाई जेड के बीच की दूरी ये एक्स और जेड के बीच की दूरी के बराबर होगी, तभी ये संरेख होंगे। अगर ये संरेख नहीं है, मान लीजिए एक्स जेड यहाँ पर है और ये वाई जो है यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, तो इसको अगर हम ऐसे मिलाएंगे एक ट्रायंगल बनेगा, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड इज ग्रेटर देन एक्स जेड होगा। जैसा आप जानते हैं त्रिभुज की दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से अधिक होता है। तो हमने आपको संरेख बिंदु के बारे में बता दिया, कोलिनियर पॉइंट बता दिया। अब उसके बाद में एंगल। एंगल आपका क्या होता है? आप इस प्रकार से ऐसे एंगल बनाते हैं, इस प्रकार का एंगल आप बनाए होंगे ABC, ये एंगल B पर बनता है। इसकी डिफिनीशन आपकी होती है, हम इसको ऐसे कर सकते हैं, एंगल इज ए शेप विच हैज वन वर्टेक्स एंड टू आर्म्स। एंगल एक मतलब ऐसा शेप होता है जिसमें दो आर्म होते हैं और एक वर्टेक्स होता है। हम ऐसे भी लिखते हैं लाइन एंगल या कोण की परिभाषा। एंगल को हम हिंदी में कोण लिखते हैं। दो रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं, हिंदी में इसी परिभाषा होती है। दो रेखाओं के बीच के, जैसे बीसी रेखा है, BA रेखा है, इन दोनों के बीच का झुकाव ये आपका है, तो दो रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, इंक्लाइनेशन बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड एन एंगल। इंक्लाइनेशन बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड एन एंगल। इसको हम इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं, या हिंदी में दो रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। तो इस प्रकार से यह आपका एंगल है ABC। प्रत्येक एंगल में एक वर्टेक्स होता है, जहां दोनों रेखाएं आकर मिलती हैं, ये इसका वर्टेक्स हुआ, और यहाँ से
पहला रेखाखंड BC, दूसरा BA, ये इसका आर्म या भुजा कहलाएगा। ये आपका क्या है, आर्म, और ये दूसरा आर्म है। एक एंगल में दो आर्म होते हैं और एक वर्टेक्स होता है। अब हम आपको काइंड्स ऑफ एंगल बताने जा रहे हैं। एंगल कितने प्रकार के होते हैं? काइंड्स ऑफ एंगल, काइंड्स ऑफ एंगल आपका, हाँ देखिए, काइंड्स ऑफ एंगल में हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले अक्यूट एंगल, अक्यूट एंगल, अक्यूट एंगल क्या होता है? जिस एंगल का मान 90 डिग्री से कम होता है उसको हम अक्यूट एंगल कहते हैं। अब देखिए, पहले थोड़ा सा हम आपको बता दें विभाजन किस प्रकार से हमने किया। ये आपकी कोई लाइन है OP, और इस पर से एक दूसरी लाइन ऐसे घूम रही है, तो ये घूमते घूमते ऐसे आएगी। अब यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर लाइन ऐसे खींच दीजिए, ये एक क्वाड्रेंट आपका हुआ, चतुर्थांश भाग। यहाँ आकर के ये 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। फिर जब ये इधर आ जाएगी तो यहाँ 180 बन जाएगा, इधर आएगी तो यहाँ 270 बन जाएगा, और यहाँ पहुँच जाएगी तो 360। तो यहाँ हमने एंगल को जो डिवाइड किया 0 के ऊपर और 90 के नीचे, ये हो गया अक्यूट एंगल का पार्ट। ये अक्यूट एंगल हो गया। और ये ठीक 90, ये जो लाइन है ये राइट एंगल हो गया। अब इसके ऊपर और 180 के नीचे ये आपका क्या हुआ, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल 90 अबव 180 के नीचे, और 180 पर जब आ गया यहाँ पर 180 डिग्री, तब आपका हो गया क्या, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल या सरल कोण, या इसी को रिज कोण कहते हैं हिंदी में। और उसके बाद में 180 के ऊपर और 360 तक ये पूरा आपका हो गया रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, तो ये 5 प्रकार के कोण आपके हुए। अब इसी में कहीं कहीं जैसे जो 0 डिग्री का एंगल है इसको जीरो एंगल, और 360 डिग्री को परफेक्ट एंगल मान करके 7 प्रकार भी दिखाया गया है। तो ये 5 प्रकार के एंगल आपके होते हैं। पहला हो गया अक्यूट एंगल, हम शॉर्ट में केवल इसको लिखेंगे लेस देन 90 डिग्री। अक्यूट एंगल जो होता है वो लेस देन 90 डिग्री होता है। और एंड ग्रेटर देन, इसको हम ऐसे लिख दें, जीरो। जीरो जो होता है अक्यूट से छोटा होगा,
और 90 बड़ा होगा, बस केवल ऐसे ही लिखिए, लेस देन 90 डिग्री आप लिखिए बस। और दूसरा आपका हुआ राइट एंगल। राइट एंगल, अक्यूट एंगल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? न्यून कोण। ये भी लिख लीजिए, न्यून कोण, जो कि लेस देन 90 डिग्री होता है। और राइट एंगल जिसको हम बोलते हैं समकोण, ये इक्वल टू 90 डिग्री होता है। समझे? और तीसरा आपका हो गया ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल आपका होता है, इसको हम क्या कहते हैं? अधिक कोण। अधिक कोण, ये आपका क्या होता है? ये ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री होता है। और उसके बाद फिर 180 अगर हो गया तो स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल में आपका क्या होगा? इसको हम हिंदी में कहेंगे सरल कोण या रिज कोण। सरल कोण या रिज कोण, ये इक्वल टू 180 डिग्री होता है, 180 अंश। और पांचवा आपका हो गया रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बृहत कोण। बृहत कोण, ये आपका क्या होता है? ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360। लेस देन 360, यहाँ पर भी इस चीज़ को आप लिख सकते हैं ऐसे, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90, ऐसे, यानी 0 और 90 के बीच। तो ये 5 प्रकार के एंगल आपके हुए, इससे आप याद कर लें। अब उसके बाद में कहीं कहीं पर जैसा हमने बताया, जैसे 0 डिग्री शुरुआत वाले एंगल को जीरो एंगल, और लास्ट में जब एक राउंड पूरा हो गया 360 तो उसको परफेक्ट एंगल कहते हैं। यानी 360 अंश के कोण को परफेक्ट एंगल भी बोलते हैं। तो कुछ पुस्तकों में आपको इसका 7 प्रकार भी मिल सकता है। अब उसके बाद कुछ और भी एंगल हैं, इसके अलावा भी कुछ और एंगल हैं जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले
वर्टिकली अपोजिट एंगल, अन्य एंगल में वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसे हम हिंदी में बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ये कैसे बनता है कि एक लाइन दूसरे को ऐसे काट रही है, ये लाइन ए बी है, लाइन सेगमेंट, और दूसरी लाइन सेगमेंट ऑफ की सी डी है, और दोनों एक दूसरे को ओ पर काट रहे हैं। तो ओ पर 4 एंगल बन रहे हैं, जिसमें से दो का पेयर ऐसा है जो एक दूसरे के अपोजिट है। ये एंगल इसके अपोजिट है और ये एंगल इसके अपोजिट है। तो वर्टेक्स ओ पर, यानी पॉइंट ओ पर जो अपोजिट डायरेक्शन में बनने वाले एंगल हैं, इनको हम वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। मतलब वर्टेक्स के अपोजिट डायरेक्शन में बनने वाले एंगल या शीर्ष के अभिमुख दिशा में बनने वाले एंगल शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। हम इसकी डिफिनेशन इस प्रकार से देंगे। पहले हिंदी में, जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं तो प्रतिच्छेद बिंदु पर विपरीत दिशा में बनने वाले कोणों के युग्म को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। फिर से एक बार, जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं, जैसे यहाँ ए बी और सी डी रेखाएं एक दूसरे को ओ पर काट रही हैं, तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं तो प्रतिच्छेद बिंदु पर विपरीत दिशा में बनने वाले कोणों को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। इंग्लिश में आप लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिखेंगे, when two lines intersect each other at a point, then the opposite angles at the point of intersection is called vertically opposite angle। एक बार फिर से इसको समझ लें। when two lines intersect each other at a point, then opposite angles at the point of intersection are called vertically opposite angles। तो ये हमने आपको शीर्षाभिमुख कोण की परिभाषा बताया, और शीर्षाभिमुख कोण की विशेषता क्या होती है? दो शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। अगर यहाँ हम मान लें कि ये 50 डिग्री है तो ये एंगल भी 50 होगा। अब एक आने से सब मालूम हो गया, ये 50 हो गया, 50 हो गया 100, और पूरा एंगल 360 होता है। 360 में से हमने 100 घटा दिया तो बचा 260। अब 260 में से आधा इधर कर दें तो ये हो गया 130 और ये हो गया 130। यानी एक एंगल कोई मालूम हो गया तो चारों एंगल आपके मालूम हो जाते हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा आपस में बराबर होते हैं, ये भी आप समझ लीजिए। तो ये हमने आपको शीर्षाभिमुख कोण के बारे में बताया। अब हाँ, वर्टिकली अपोजिट एंगल के अलावा
और आपका क्या होता है, ये एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल जिसको हम संलग्न कोण हिंदी में बोलते हैं, इसको हम मिटा दें। वर्टिकली अपोजिट एंगल आपका हो गया। अब एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एडजेसेंट एंगल्स, इसको हम हिंदी में बोलते हैं संलग्न कोण, संलग्न कोण। तो संलग्न कोण आपका इस प्रकार से होगा, देखिए ऐसे दो कोण, ऐसे दो कोण जिनका शीर्ष और एक भुजा कॉमन होता है, ए बी, यहाँ सी, यहाँ डी। अब देखिए ए बी सी, इधर से डी बी सी, ये कोण और ये कोण, ये ऐसे कोण हैं जिनमें एक भुजा BC और दोनों का शीर्ष B, ये आपका कॉमन है दोनों में, और इनकी जो दूसरी भुजाएं हैं इस कॉमन भुजा के विपरीत दिशा में है। तो इस प्रकार से जो एंगल बनेंगे उनको हम संलग्न कोण कहेंगे। यानी जब दो कोणों में एक भुजा तथा शीर्ष उभयनिष्ठ हो तथा उनकी अन्य भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत दिशा में हो, तो ऐसे कोणों को हम संलग्न कोण कहते हैं, या इसी को इंग्लिश में एडजेसेंट एंगल कहते हैं। एक बार फिर से इस परिभाषा को आप सुने। जब दो कोणों की एक भुजा और शीर्ष उभयनिष्ठ हो तथा उनकी दूसरी भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत दिशा में हों, तो ऐसे कोणों को संलग्न कोण कहते हैं। इंग्लिश में हम उसको इस प्रकार से कहेंगे, when two angles have a common arcs and common vertex and their other sides are opposite to the common arms, then they both are called adjacent angle। एक बार फिर से आप इस परिभाषा को सुन लें। When two angles have a common arm and common vertex and their other arms are opposite to the common arm, then they both are called adjacent angle। आप लिखना चाहें तो ये परिभाषा जो हमने बोला है हमारे लेक्चर से लिख सकते हैं। तो ये आपका एडजेसेंट है। यहाँ हम एक चीज़ बता दें,
ए बी डी, जैसे ये एंगल और सी बी डी, इसको हम एडजेसेंट नहीं कर सकते। ए बी डी और सी बी डी को हम एडजेसेंट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनमें कॉमन आर्म बी डी है और इनकी दोनों जो शेष भुजाएं हैं बी डी के एक ही साइड में हैं। जैसा हमने एडजेसेंट एंगल के डिफिनीशन में बोला है कि जो इनकी दूसरे आर्म्स होते हैं, दूसरी भुजाएं होती हैं, ये कॉमन भुजा के विपरीत ओर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। इसलिए ए बी डी और सी बी डी को हम एडजेसेंट नहीं बोलेंगे। इसलिए एडजेसेंट एंगल को लेते समय ये बात ध्यानपूर्वक आप देखेंगे कि जो कॉमन भुजा है वह शेष दो भुजाओं के बीच में होनी चाहिए, या दूसरे शब्दों में शेष दो भुजाएं कॉमन भुजा के विपरीत दिशा में होनी चाहिए। तो ये हमने संलग्न कोण आपको बताया। अब कोणों के इसी क्रम में हम आपको लीनियर पेयर बताएंगे। लीनियर पेयर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं रैखिक युग्म। लीनियर पेयर हिंदी में रैखिक युग्म। इसमें क्या होता है, जब अभी हमने संलग्न कोण आपको बताया, अब यहाँ ऐसा दो संलग्न कोण लिया जाएगा, ए ओ बी, बी ओ सी। हमारी ए ओ सी एक स्ट्रेट लाइन है और उस पर एक दूसरी किरण हमने बना दिया ओ बी, ऐसे। तो यहाँ ए ओ बी और सी ओ बी आप देख रहे हैं, ये संलग्न कोण है, क्योंकि इनकी एक भुजा ओ बी कॉमन है, वर्टेक्स ओ कॉमन है, और शेष दो भुजाएं ओ ए और ओ सी कॉमन भुजा के विपरीत ओर है। तो जब कभी भी संलग्न कोणों का ऐसा युग्म मिलता है जिनका योगफल 180 अंश हो जाता है, तो दोनों मिलकर के रैखिक युग्म बनाते हैं। यानी रैखिक युग्म की परिभाषा हम ऐसे दे सकते हैं, जब दो संलग्न कोणों का योगफल 180 अंश होता है तो वे दोनों मिलकर रैखिक युग्म बनाते हैं। फिर से एक बार, जब दो कोणों का योगफल 180 अंश होता है तो ये दोनों मिलकर रैखिक युग्म बनाते हैं। यहाँ पर कोण ए ओ बी और कोण सी ओ बी दोनों मिलकर के रैखिक युग्म बना रहे हैं, क्योंकि कोण ए ओ बी प्लस कोण बी ओ सी बराबर 180 अंश है और दोनों संलग्न कोण भी हैं। इंग्लिश में हम इसको इस प्रकार से बोलेंगे, when sum of two adjacent angles is 180 degree, then they both make a linear pair। एक बार फिर से आप सुने और उसको नोट कर लें। When sum of two adjacent angles is 180 degree, then they both make a linear pair। Here angle AOB and angle BOC make a linear pair because angle AOB plus angle BOC is equal to 180 degree। तो इस प्रकार से हमने आपको लीनियर पेयर के बारे में बता दिया। अब यहीं पर एंगल में हम आपको कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट एंगल भी बताएंगे।
कॉम्प्लीमेंट एंगल। कॉम्प्लीमेंट एंगल, कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होते हैं? जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट एंगल, और हिंदी में इसको बोलते हैं कोटिपूरक कोण। हिंदी में सब कॉम्प्लीमेंट को कोटिपूरक कोण कहते हैं। और इसी प्रकार से सप्लीमेंट भी हम आपको बता देते हैं। हाँ, तो कॉम्प्लीमेंट एंगल ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 डिग्री होता है, यानी when sum of two angles is 90 degree then they both called complement angle of each other। यानी जब दो कोणों का योगफल 90 अंश होता है तो वे एक दूसरे के कोटिपूरक कोण कहलाते हैं। ऐसे ही इसी क्रम में जब दो कोणों का योगफल 180 अंश होता है तो वे दोनों एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाते हैं। इसको हम हिंदी में लिखते हैं समपूरक कोण। जब दो कोणों का योगफल 180 अंश होता है तो वे एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाते हैं। अर्थात when sum of two angle is 180 degree then they both are called supplement angle of each other। तो ये कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट एंगल भी हमने आपको बता दिया। अब एंगल का टॉपिक समाप्त हुआ। उसके बाद में अब आपका होगा क्या, काइंड्स ऑफ एंगल हो गया, लीनियर पेयर भी आपका हो गया, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल के बारे में हम आपको बताएंगे। पैरेलल लाइंस क्या होती है? एक ही प्लेन में खींची गई दो रेखाएं, दो में से एक प्रॉपर्टी जरूर रखेगी। अगर एक प्लेन में दो रेखाएं खींच रहे हैं हम तो उनमें दो में से एक प्रॉपर्टी जरूर होगी। क्या? या तो वे पैरेलल होंगी या तो इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। अगर ये पैरेलल नहीं है, मान लीजिए ऐसे आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं जाकर काट देंगी। लेकिन जब एक समतल में रहेंगी तभी। यदि वे नहीं काटती हैं तो पैरेलल होंगी, और काटते हैं तो इंटरसेक्टिंग लाइन यानी प्रतिच्छेदी रेखाएं। हिंदी में इसको कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं। एक समतल में जब दो रेखाएं खींचेंगे तो या तो वे समांतर रेखाएं होंगी और या तो जो है प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। तो पैरेलल लाइंस पहले यहाँ आप लिख लें, पैरेलल लाइंस या हिंदी में समांतर रेखाएं। पैरेलल लाइंस यानी समांतर रेखाएं। तो देखिए हम इसको इस प्रकार से डिफाइन करेंगे। एक ही समतल में खींची गई वे रेखाएं जो आगे बढ़ाने पर कहीं भी प्रतिच्छेदित ना करें वे समांतर रेखाएं होती हैं। इंग्लिश में टू लाइन्स इन ए प्लेन, टू लाइन्स इन द सेम प्लेन which do not intersect each other at any point, then they both are parallel lines। फिर से एक बार,
two lines in the same plane which do not intersect each other at any point they are parallel lines। अर्थात एक समतल में खींची गई वे सरल रेखाएं जो एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं समांतर रेखाएं होती हैं। अब इस समांतर लाइन को जब एक रेखा काटती है तो इसको ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। ये है ट्रांसवर्सल लाइंस। यहाँ अगर हम इसको इन रेखाओं को AB और CD से दिखावें और इसको हम PQ से दिखावें तो PQ रेखा जो है ये ट्रांसवर्सल लाइन है। अर्थात ट्रांसवर्सल लाइन मतलब प्रतिच्छेदी रेखा या तिर्यक रेखा। ट्रांसवर्सल मतलब तिर्यक रेखा होता है। प्रतिच्छेदी तो ये होती ही है लेकिन इसकी शुद्ध हिंदी है ट्रांसवर्सल की तिर्यक। तो PQ आपकी तिर्यक रेखा है जो इन दोनों समांतर रेखाओं को मान लीजिए M और N पर काट रही है। तो PQ हो गई तिर्यक रेखा, AB और CD हो गई समांतर रेखा। तो पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल ये हमने आपको बता दिया। एक बार फिर से सुन लें। एक ही समतल में खींची गई ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं वे आपस में समांतर रेखाएं होती हैं या वे एक दूसरे के समांतर रेखाएं होती हैं। इंग्लिश में टू लाइन्स इन द सेम प्लेन which do not intersect each other at any point they both are parallel lines। अब पैरेलल लाइन के केस में थोड़ा सा और हम बताएंगे। यहाँ पहले अल्टरनेट एंगल और करेस्पॉन्डिंग एंगल, बस 5 मिनट का वो टॉपिक है। अल्टरनेट एंगल पहले हम यहाँ निशान लगा रहे हैं। देखिए अल्टरनेट एंगल मतलब होता है एकांतर कोण। ये कोण इसके एकांतर है और ये कोण इसके एकांतर है। ये आपका एकांतर हो गया। फिर इसके बाद इसको कहते हैं अंतः एकांतर कोण। और ये कोण तथा इधर से ऐसे आप निशान लगा दें। अंकों में लिख दे तो अच्छा होगा। इसको आप ऐसे लिखें 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए 3 5 एकांतर अंतः कोण है। ये एकांतर कोण में आपके हैं 3 5 के एकांतर है, 4 6 के एकांतर है और ये अंतः एकांतर कोण भी है। और बाह्य एकांतर में 2 8 के है और 1 7 के। ये बाह्य एकांतर कोण है और ये अंतः एकांतर कोण है। एकांतर कोण मतलब जो तिर्यक रेखा के एक बाएं एक दाएं है, समांतर रेखा के एक नीचे है एक ऊपर है, इस क्रम में है तो ये एकांतर कोण कहलाता है। अब दूसरा आपका क्या है? संगत कोण। संगत कोणों में देखिए इन्हें आप समझ लें आगे। जो तिर्यक रेखा समांतर रेखा के एक ही साइड में पड़ते हैं, इसमें आपका है 1 5 के संगत है, 1 और 5, 2 और 6, 2 और 6, 2 6 के संगत है, 3 और 7 ये संगत कोण हुआ जो सेम साइड में है, और 4 और 8 ये संगत कोण है।
मतलब 1 के संगत 5, 2 के संगत 6, 3 के संगत 7, 4 के संगत 8 हो गया। अब उसके बाद में को इंटीरियर एंगल हम ले रहे हैं। संगत कोण मतलब हुआ करेस्पॉन्डिंग एंगल, समझ लीजिए, और एकांतर कोण मतलब अल्टरनेट एंगल हुआ। अब उसके बाद में हम लेंगे को इंटीरियर एंगल, जिसको हम अंतः कोण बोलते हैं। को इंटीरियर में देखिए दो पेयर आपका है, 4 और 5 और 3 और 6। 3 और 6 एक पेयर हुए को इंटीरियर के, और 4 और 5 दूसरे पेयर हुए को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर मतलब तिर्यक रेखा के या ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही ओर के दो अंतः कोण कहा जाता है को इंटीरियर को। तो हमने इन एंगल्स का परिचय दे दिया। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है ये भी आप 2 लाइन में सुन लें। अगर 2 लाइन पैरेलल हैं और उनको कोई ट्रांसवर्सल काट रही है तो यहाँ ये प्रॉपर्टी बनती है, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड सम ऑफ टू को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। एक बार फिर से सुन लें। इफ ए ट्रांसवर्सल intersect two parallel lines, then alternate angles are equal, corresponding angles are equal and sum of two co-interior angle is 180 डिग्री। हिंदी में इसको कहेंगे एकांतर कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं और तिर्यक रेखा के एक ही ओर के दो अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। ये उसी केस में लागू होता है जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है। अब यहीं पर हम ये चैप्टर समाप्त करते हैं। अब इसके बाद में इससे संबंधित प्रश्न के बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे।